जब आपने हैंड-ऑन स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये थर्ड होना चाहिए और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंडआउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंडआउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम वीक 13 के टॉपिक को स्टार्ट करें तो ये टॉपिक 142 से स्टार्ट होते हैं और 153 तक जाते हैं। टॉपिक 142 की बात करें तो यहाँ पे प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे ये क्लासिकल प्रॉब्लम इन म्यूचुअल एक्सक्लूजन है। तो ये चीज़ एमसीक्यूज में भी कुछ इस तरह से आती है, ये देख लीजिए। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम इज अ क्लासिकल प्रॉब्लम इन, तो यहाँ पे क्लासिकल प्रॉब्लम कहाँ पे है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन में। अगर इस प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे एक प्राइमरी थ्रेड होता है और दो और थ्रेड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक प्रोड्यूसर होता है और एक कंज्यूमर होता है। अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पे पीरियोडिकली जो मैसेज होता है ना उनको क्रिएट कर रहा होता है और इन मैसेज की बात करें तो इनके अंदर टेबल भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो क्या काम करता है? वो क्या करता है? मैसेज को डिस्प्ले करता है, यानी यूजर जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है और उनकी रिक्वेस्ट की बेस पे ये उनको मैसेज डिस्प्ले करता है। यहाँ पे जो डाटा होता है ना वो रिसेंट होना चाहिए, नहीं कि अपडेटेड होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो जो डाटा है ना वो ओल्ड है। और सेकंड नंबर पे जो डाटा है ना वो ट्वाइस यानी कि 2 दफ़ा शो नहीं किया जाना चाहिए। सेकंड नंबर पे है कि यहाँ पे डू नॉट डिस्प्ले डाटा वाइल इट इज बीइंग अपडेटेड बाय द प्रोड्यूसर, यानी जब प्रोड्यूसर इसके ऊपर अपडेशन का कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे वो डाटा उसको शो ना करवाया जाए। और इसी तरह डू नॉट डिस्प्ले ओल्ड डाटा, यानी ओल्ड डाटा है उसको भी डिस्प्ले ना करवाया जाए। और यहाँ पे है कि जो प्रोड्यूसर मैसेज होते हैं ना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो हो सकता है कि उनमें से कभी भी कोई मतलब कुछ जो मैसेजेस है ना वो कभी भी यूज़ ना किए जाए। तो अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये पाइपलाइन मॉडल की तरह होता है। इस मॉडल में क्या होता है कि एक पाइप की तरह होता है ना, कि चीज़ें हम पाइप में डालते जाते हैं और वो एक साइड से निकालते जाते हैं। तो जो सारी चीज़ होती हैं ना वो सम टाइम यूज़ होती हैं और सम टाइम जो सारी चीज़ें वो यूज़ नहीं होती, यानी उनमें से कुछ चीज़ें ही यूज़ होती हैं। तो यहीं पे बिल्कुल वही होता है कि ज़्यादातर जो मैसेज हैं वो डिस्प्ले हो जाते हैं, लेकिन सम मैसेज जो कुछ मैसेजेस हैं वो हो सकता है कि डिस्प्ले ही ना हो कभी भी। और इस तरह अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल चेकसम का मैसेज होता है ना, ये भी इसको चेक करता है। ये क्या कहता है? सिक्योरिटी वगैरह के लिए चेक करता है। तो ये जो चेकसम वाला है ना, ये हमने जो देखा था CS601 में भी देखा था, CS610 में भी देखा था। तो यहाँ वहाँ पे जाके आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिर्फ क्या करना है कि इनको MCQs के लिहाज से समझना है। तो कंज्यूमर क्या करता है कि मेक श्योर करता है कि चेकसम अगर सही है ना तो इसका मतलब जो मैसेज है ना वो वैलिड है। और इसी तरह का जो कंज्यूमर होता है ना वो टेबल को तब एक्सेस करता है जब अपडेट हो रहा है ना तो वहाँ पे ये इनवैलिड होता है, यानी उसको एक्सेस नहीं होती सही तरह से। तो यहाँ पे आपने इस टॉपिक को सिर्फ एमसीक्यूज के लिहाज से देखना है। ये 3-4 पॉइंट आपने इनकी एक एक लाइन याद रख कर लेनी है, तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से आपने प्रिपेयर कर लेना है। टॉपिक 143 की बात करें तो यहाँ पे इसे कंज्यूमर जो अभी प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम हमने पढ़ी थी तो ये उसका एक प्रोग्राम है, इसको हम जरा स्किप कर देते हैं। टॉपिक 144 की बात करें तो यहाँ पे म्यूटिक्स। अगर म्यूटिक्स की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म म्यूचुअल एक्सक्लूजन होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ एमसीक्यूज में आ सकती है। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो विंडोज जो होते हैं ना एक ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं जिसे म्यूटिक्स कहा जाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए म्यूचुअल एक्सक्लूजन इसको इन्फोर्स किया जाता है, यानी इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब अगर म्यूटिक्स की बात करें तो ये क्रिटिकल सेक्शन जैसे हमने देखा था ना, यानी क्रिटिकल सेक्शन में क्या होता है कि सिर्फ एक जो थ्रेड है आके वर्किंग कर सकता था। तो ये कुछ उस तरह की वर्किंग करता है, लेकिन यहाँ पे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। अब एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि जो म्यूटिक्स हैं इनके नेम भी हम रख सकते हैं और सेकंड नंबर पे इनके हैंडल भी हो सकते हैं, यानी हैंडल के थ्रू हम इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इनको यूज कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पे म्यूटिक्स जो है ना इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं, यानी थ्रेड में है ना एक से दो जो थ्रेड है वो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेशन पर्पज के लिए म्यूटिक्स को भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दे के अगर जस्ट सपोज क्या कि दो प्रोसेसर हैं वो मेमोरी मैप के थ्रू अगर कोई फाइल को शेयर करते हैं तो म्यूटिक्स जो है वहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए इनको यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा, इतने टफ नहीं है और ये इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे है कि ओनरशिप जो होती है ना वो रिलीज म्यूटिक्स, जैसे ही हमने देखा था कि जो सिस्टम के होते हैं ना रिसोर्सेज उनको रिलीज करना पड़ता है। तो यहाँ पे जब म्यूटिक्स को ऑब्टेन कर लिया जाता है ना तो वहाँ पे उसको बाद में रिलीज भी करना पड़ता है। तो रिलीज जैसे ही करेंगे ना रिलीज म्यूटिक्स इस एपीआई को कॉल करेंगे तो वहाँ पे जो ओनरशिप होगी वो रिलीज कर दी जाएगी, यानी कि ओनरशिप जो है वो खत्म कर दी जाएगी। जो भी थ्रेड यूज कर रहा होगा ना उसकी ओनरशिप इसकी खत्म हो जाएगी।
और यहाँ पे एक एक थ्रेड जो है ना उसे लाजमी तौर पे जो भी रिसोर्सेज वो एक्वायर करता है ना उनको रिलीज करना चाहिए, क्योंकि अगर वो उनको यूज़ करता रहता है ना तो वहाँ पे जो सिस्टम रिसोर्सेज है वो वेस्ट होते रहेंगे, यानी उनका प्रॉपर यूज़ नहीं हो सकता। अब जैसे हमने क्रिटिकल सेक्शन में देखा था ना कि एक जो थ्रेड होता है ना वो जितनी बार भी उसके अंदर आना चाहे वो आ सकता था, तो यहाँ पे भी वही बात है। एक थ्रेड जो है ना वो जितनी बार चाहे वो सिंगल म्यूटिक्स उसको ऑब्टेन कर सकता है, यानी कि उनकी ओनरशिप ले सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फंक्शन बताया कि विंडो जो फंक्शन होते हैं कौन कौन से प्रोवाइड करता है। क्रिएट म्यूटिक्स यानी क्रिएट कर रहे हैं म्यूटिक्स को, रिलीज म्यूटिक्स जब हमने यूज़ कर लिया ना तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको डी एलोकेट करने के लिए यानी फ्री करने के लिए हम रिलीज म्यूटिक्स को यूज़ करते हैं। और इस तरह जो पहले से ऑलरेडी कोई ओपन म्यूटिक्स बना हुआ है ना तो उसको ओपन करने के लिए हम ओपन म्यूटिक्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो क्रिएट म्यूटिक्स है ना यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी एपीआई गिवन है। सबसे पहले देखें कि इसकी जो होगी रिटर्न टाइप हैंडल होगी, यानी जब सक्सेसफुली कोई म्यूटिक्स क्रिएट हो जाता है ना तो वहाँ पे उसको जो रिटर्न करेगा वो हैंडल होगा। अब यहाँ पे इसके आर्गुमेंट की बात करें तो इसके आर्गुमेंट जो है वो 3 है। सबसे पहले जो एलपी सिक्योरिटी एट्रीब्यूट है हमने ये बहुत बार पढ़ लिया है, यानी कि इसके जो सिक्योरिटी एट्रीब्यूट को सेट करने के लिए हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। सेकंड की बात करें तो यहाँ पे बूल बी इनिशियल ओनर। अब यहाँ पे ये है कि बूल यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बी इनिशियल ओनर। तो अगर इसको ट्रू कर देता है तो इसका मतलब है जो भी, यानी क्या होता है कि थ्रेड जो होता है ना ये अगर एक हमने एपीआई बनाई है तो इस एपीआई को 2 या 3 या 4 थ्रेड जो है ना मतलब एक एक करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको ट्रू सेट कर दिया जाता है ना तो इसका मतलब जो भी थ्रेड इसको एक्सेस कर रहा है ना तो उसको ओनरशिप दे दी जाएगी। और इसी तरह इसकी बात करें तो हमने देखा है कि ये लॉन्ग पॉइंटर टू स्ट्रिंग है और यहाँ पे इसका जो आर्गुमेंट है ना एलपी म्यूटिक्स नेम होगा, यानी सबसे पहले होगा सिक्योरिटी एट्रीब्यूट होगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा बी इनिशियल ओनर कौन होगा, और तीसरे नंबर पे एलपी म्यूटिक्स नेम, यानी कि जो हम म्यूटिक्स का क्रिएट कर रहे हैं इसका नेम क्या रखा जाए। अब अगर यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी वजह से अगर यहाँ पे हैंडल की जगह नल आ जाता है ना तो इसका मतलब है जो ये है यहाँ पे फेलर फंक्शन हो गया है, एपीआई जो ये सक्सेसफुल नहीं हो सकी। और यहाँ पे अगर बात करें ओपन म्यूटिक्स की जो हमने यहाँ पे देखा था तो सिंपल सी बात है, ओपन म्यूटिक्स जो है ना ये किसी भी म्यूटिक्स को ओपन करने, यानी जो ये हमने क्रिएट किया ना उसके बाद जिस भी नेम से यहाँ पे जस्ट फोर्स के हम नेम दे देते CS609 तो उस म्यूटिक्स को हम यहाँ पे इसके थ्रू ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे जो उन्होंने लास्ट एपीआई दी हुई है रिलीज म्यूटिक्स, यानी जो हम रिसोर्सेज डी एलोकेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी रिटर्न टाइप बूल होगी और यहाँ पे इसका जो होगा देना पड़ेगा वो हैंडल देना पड़ेगा। हैंडल कौन सा होगा, जब हम क्रिएट कर रहे थे ना तो यहाँ पे इसका जो हैंडल रिटर्न टाइप आती है ना यहाँ पे ये वाला हैंडल, तो जब हम इसको रिलीज करना चाहते हैं तो यही वाला हैंडल देना पड़ेगा, इसके थ्रू हम इसको रिलीज कर सकेंगे। तो आपने इनको याद कर लेना, यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यूज वगैरह आ सकते हैं, यहाँ पे आपने एपीआई देख लेनी ये वाली क्रिएट म्यूटिक्स, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है। और सेकंड नंबर पे जो आपने देख लेना वो ये देख लेनी कि रिलीज म्यूटिक्स, रिलीज म्यूटिक्स में क्या है कि आपने लॉजिकली सोचना है कि अगर हम उसको रिलीज करें तो उसे वहाँ पे क्या चीज़ रिक्वायर होगी। तो सिंपली सी बात है, ये जो हैंडल यहाँ पे हमें रिटर्न हो रहा है वहाँ पे हम जब रिलीज कर रहे होंगे तो वहाँ पे हमें यहाँ पे ये वाला हम यहाँ पे हैंडल दे देंगे तो वहाँ पे ये रिलीज हो। टॉपिक 145 की बात करें तो यहाँ पे म्यूटिक्स क्रिटिकल सेक्शन एंड डेडलॉक्स। जब हम यहाँ पे म्यूटिक्स को या क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ करते हैं तो इससे डेडलॉक अक्कर हो सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्करेंसी जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। कॉन्करेंसी ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, शेयरेबल रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था कि शेयरेबल जो फाइल्स होती हैं या इस तरह कोई कोड होता है, यानी जिनको सारे थ्रेड आके एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर अपना जो वर्किंग है ना वो कर सकते हैं, तो उनको कॉन्करेंट ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। अब अगर आप इनको यूज़ करते हैं ना तो यहाँ पे डेडलॉक सिचुएशन अक्कर हो सकती हैं। और यहाँ पे क्यों होते हैं, कॉन्करेंसी जो कंट्रोल होता है ना अगर ये सही से ना किया जाए तो इसकी वजह से ये डेडलॉक अक्कर होते हैं। अब अगर डेडलॉक की बात करें तो ये क्या होता है कि इट अकर्स व्हेन 2 और मोर ऑब्जेक्ट ट्राई टू लॉक ए रिसोर्सेज एट द सेम टाइम, यानी जो 2 या 2 से ज़्यादा थ्रेड होते हैं ना एक ही चीज़ को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो इसकी वजह से डेडलॉक अक्कर होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखें हमारे पास 2 थ्रेड है, थ्रेड ए है और इस तरह थ्रेड बी है। अब जस्ट सपोज गया कि यहाँ पे थ्रेड ए है ना तो इसको 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, एलिमेंट ए की और एलिमेंट बी की। अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, आके इसको एक्वायर कर लेते हैं, यानी कि इसके ऊपर आके कब्जा कर लेते हैं और इसके ऊपर लॉक लगा देते हैं कि मैंने इसको यूज़ करना है और इसको कोई और थ्रेड आके यूज़ ना करे। अब इस तरह थ्रेड बी है ना इसको भी 2 एलिमेंट की ज़रूरत है, इसको भी एलिमेंट ए की और एलिमेंट बी की ज़रूरत है, लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे आके बी के ऊपर आके लॉक लगा लेता है और कहता है कि मैंने इसको यूज़ करना है। अब यहाँ पे जो है ये वेट कर रहा है एलिमेंट ए का, और इस तरह अगर थ्रेड ए की बात करें तो यहाँ पे जो वेट कर रहा है एलिमेंट बी का वेट कर रहा है।
अब ना तो यहाँ पे ये एलिमेंट जो थ्रेड ए की बात करें तो एलिमेंट ए को छोड़ने वाला है, और ना जो थ्रेड बी है ना यहाँ पे एलिमेंट बी को छोड़ने वाला है। तो जब तक ये दोनों नहीं छोड़ेंगे तो दूसरे का काम कंप्लीट नहीं हो सकेगा। यानी अगर थ्रेड ए की बात करें तो इसे सिर्फ एलिमेंट बी की ज़रूरत है। अब अगर इसे एलिमेंट बी मिल जाता है तो इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, ये उसके बाद एलिमेंट ए को भी छोड़ देगा और एलिमेंट बी को भी छोड़ देगा। लेकिन यही काम एलिमेंट थ्रेड बी भी कर रहा है। तो इस तरह से दोनों जो है ना उन एलिमेंट का वेट करें जो दूसरे ने उसको कब्जा कर रखा है। तो इस तरह से दोनों हमेशा वेट ही करते रहेंगे और इन दोनों को एक दूसरे की एक्सेस नहीं मिलेगी। यानी थ्रेड बी को इसके एलिमेंट ए की एक्सेस नहीं मिलेगी, और अगर थ्रेड ए की बात करें तो इसको एलिमेंट बी की कभी भी एक्सेस नहीं मिलेगी। तो इस तरह से डेडलॉक जो अकर हो गया है लिस्ट बी है। अब यहाँ पे थ्रेड ए जो वर्किंग करना चाहता है तो यहाँ पे पहली सिचुएशन उन्होंने दी है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो भी वैल्यू एक्सेस करना चाहता है ना वो दोनों थ्रेड के अंदर, दोनों लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। जस्ट सपोज के यहाँ पे एक्स की अगर वैल्यू 3 ले लेता है ना तो ये वैल्यू दोनों लिस्ट के अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे देखें जो यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब है, इसके अंदर देखें तो है, तो इसका मतलब है इसके ऊपर वर्किंग कंप्लीट हो सकती है। इसी तरह सेकंड कंडीशन उन्होंने जो बताई वो ये बताइए कि या तो दोनों लिस्ट के अंदर हो या दोनों लिस्ट के अंदर नहीं हो। जस्ट सपोज के अगर यहाँ पे 0 पिक कर लेते तो इस लिस्ट के अंदर है और इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि इस लिस्ट के ऊपर वर्किंग नहीं हो सकेगी। यहाँ पे ये जो थ्रेड है अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर सकेगा। और एक और सिचुएशन उन्होंने ये बताई कि कोई ऐसी मतलब वैल्यू को चूज कर ले जो दोनों लिस्ट के अंदर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जस्ट सपोज के यहाँ पे 9 वैल्यू को यूज कर लेते हैं। अब अगर ये 9 वैल्यू को यूज करते हैं तो देखें दोनों के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे भी इसकी वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे उन्होंने एक और सिचुएशन गिवन की, यहाँ पे सेकंड सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पे है कि एक जो लिस्ट है ना कोई आइटम ऐसा होना चाहिए जो एक लिस्ट में हो दूसरे में ना हो। जैसे अगर ये 1 को चूज कर लेता है ना, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 ले लेता है और इसके ऊपर वर्किंग करता है, तो अगर इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है तो दूसरी सिचुएशन में ये वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी। या फिर यहाँ पे देखें अगर 3 को ले लेता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये वर्किंग कंप्लीट नहीं कर सकेगा। ये इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि अगर एक लिस्ट के अंदर है, जैसे जस्ट सपोज के कि यहाँ पे अगर ये 0 ले लेता है तो यहाँ पे ये 0 इस लिस्ट के अंदर तो है लेकिन इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जब 0 भी लेगा तो ये सेकंड वाली सिचुएशन यानी ये वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल से समझाया। यहाँ पे देखें मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। यहाँ पे देखें एक थ्रेड का कोड कुछ यहाँ पे है और इस तरह एक थ्रेड का कोड कुछ यहाँ पे है। अब ये दोनों थ्रेड अलग अलग काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ऐड शेयर एलिमेंट, जो शेयर एलिमेंट है ना दोनों के अंदर है उसको ये ऐड करना चाह रही है, यानी दोनों लिस्ट के अंदर ऐड करे। ये पहले सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो रहा है। और इस तरह सेकेंड है डिलीट शेयर एलिमेंट, कोई ऐसे एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करे जो दोनों लिस्ट के अंदर है। अब जस्ट सपोज के कि यहाँ पे ये जो थ्रेड है अपना जब कोड वर्किंग करता है ना तो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आकर लिस्ट ए है ना यहाँ पे इसको आके एक्वायर कर लेता है और इसको आके क्या करता है इसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेता है। अब इस तरह जो सेकंड थ्रेड है वो भी अपनी वर्किंग कर रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करता है वो लिस्ट बी को आके यहाँ पे आके इसको आके कब्जा कर लेता है। अब ये यहाँ पे डेडलॉक अकर होगी। यहाँ पे मैंने जो आपको सिचुएशन बताई थी, यहाँ पे देखे एलिमेंट ए को इसने एक्वायर कर लेते इसने एलिमेंट बी को, ये बिल्कुल वैसे सिचुएशन बन गई है। अब यहाँ पे इसको जो ज़रूरत है इसको बी की ज़रूरत है और यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो इसको ए की ज़रूरत है। तो यहाँ पे इसको बी नहीं मिलने वाला, यहाँ पे यह देखें इसको बी नहीं मिलने वाला और यहाँ पे इसको ए नहीं मिलने वाला। तो जब तक दोनों को ए और बी नहीं मिलेगा तो ये दोनों अपनी वर्किंग कंप्लीट नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे इसको बी क्यों नहीं मिल सकता, क्योंकि ए बी को इसने पकड़ के रखा हुआ है, और इसको ए क्यों नहीं मिल सकता क्योंकि ए को इसने पकड़ के रखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे डेडलॉक अकर हो जाएगा और ये दोनों हमेशा वेट ही करते रहेंगे। तो यहाँ पे आके इसका सोल्यूशन देखते हैं डेडलॉक सिचुएशन। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अभी जो हमने प्रॉब्लम देखी ना तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह में भी आ सकता है कि डेडलॉक सिचुएशन जब अक्कर होती है तो उससे कैसे बचा जाए। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे एक स्पेशल जो है मेंटेन हायरार्की कर देते हैं, यानी एक खास स्टैंडर्ड बना देते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर गौर करें तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये आके लिस्ट ए को एक्वायर कर रहा है और उसके बाद लिस्ट बी को एक्वायर कर रहा है। लेकिन अगर सेकेंड थ्रेड की बात करें तो पहले लिस्ट बी को एक्वायर कर रहा है। तो यहाँ पे हम हायरार्की ये बना देते हैं कि जो भी आएगा थ्रेड सबसे पहले लिस्ट ए को एक्वायर करने की कोशिश करेगा और उसके बाद लिस्ट बी को एक्वायर करने की कोशिश करेगा। अब जस्ट सपोज के कि यहाँ पे जब आता है और लिस्ट ए को एक्वायर कर लेता है और जब ये आता है ना तो यहाँ पे लिस्ट ए को एक्वायर करने की कोशिश करेगा तो इसको एक्वायर कर ही नहीं सकेगा। तो जब इसको एक्वायर नहीं कर सकेगा तो लिस्ट बी तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये लिस्ट बी को भी एक्वायर कर सकता है। यानी हमने एक हायरार्की बना दी, एक स्टैंडर्ड बना दी है कि आपने काम इस सीक्वेंस से करना है, इस तरतीब से करना है। तो जब ऐसा होगा ना तो यहाँ पे डेडलॉक अकर होगा ही नहीं। यानी इसने ए एक्वायर कर लिया, यहाँ पे इसको अब सिर्फ बी की जरूरत है तो यहाँ पे आएगा तो ये ए को एक्वायर करने की कोशिश करेगा, बी को करने की कोशिश नहीं करेगा। तो बी इसको अवेलेबल होगा, यहाँ पे ये आके बी को भी एक्वायर कर लेगा, अपनी वर्किंग कर देगा इसको और ये लेफ्ट कर देगा और उसके बाद ये वाला थ्रेड भी अपनी वर्किंग कर सकता है। तो इस तरह से डेडलॉक है वो अकर होगा ही नहीं।
और यहाँ पे इसका एक सोल्यूशन दिया हो, एक और दिया हो, तो यहाँ पे भी आपने इसको भी देखना है। ये आपको पूरी चीज़ लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। तो सेकंड मेथड ये है कि जब आप म्यूटेक्स को यूज़ करें तो वहाँ पे आप वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट को यूज़ करें। वेट फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट और वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट हमने देखा था। मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे जस्ट सोच कर कि इसको 2 ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी लिस्ट ए चाहिए और लिस्ट बी चाहिए। तो यहाँ पे जब वेट फॉर मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि जब तक इसको दोनों चीज़ें नहीं मिलती तो इन दोनों के ऊपर अपना कब्जा नहीं करता, यानी इनके ऊपर अपना लॉक नहीं लगाता। और जब इसको दोनों चीज़ें मिलेंगी तो तब भी इसके ऊपर लॉक लगाएगा। तो जब तक ये लॉक नहीं लगाता तो डेडलॉक अकर नहीं हो सकता।